Hello students, welcome once again in geography class. Today we are going to continue resources and development, and this is the part 6th. In previous video we have discussed about the resources planning, why resources have a plan. In this video we are going to discuss how land is natural resource of utmost importance. What are the importance of land as a resource and what are its limitations, and we will see that land is limited and there are some limitations with land. So let us begin the video. We perform our economic activities on land and use it in several ways. हम लोग लैंड को बहुत तरह से यूज़ करते हैं. We perform our economic activities on land and many other activities also on the land. It suppose natural vegetation and wildlife. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लैंड पे ही जितने भी फॉरेस्ट हैं वो एग्जिस्ट करती हैं. इसके साथ साथ जितने भी एनिमल्स हम लोग अपने अर्थ पे देखते हैं, अपने प्लैनेट पे देखते हैं, वो सारी जो हैं वो लैंड पे ही एग्जिस्ट करती हैं. ऐसा नहीं है, वाटर में भी एग्जिस्ट करती हैं, सी के अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन बहुत सारे वाइल्ड लाइफ जो है वो लैंड पर एग्जिस्ट करते हैं. ह्यूमन लाइफ ऑल्सो एग्जिस्ट ऑन द लैंड. इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ह्यूमन डू मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू सर्वाइव ऑन अर्थ, और वो सारे एक्टिविटीज ही परफॉर्म each and every economic activities on land. Transport and communication system. Our transport and communication system depends upon our land. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट बनाती हैं लैंड को. लैंड इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, बिकॉज अगर लैंड नहीं है तो कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगा. ना ह्यूमन एग्जिस्ट करेगा, ना फॉरेस्ट एग्जिस्ट करेंगे, और ना ही वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करेगी, ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लोग कर सकते हैं, ना कोई फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, ना स्कूल बन सकते हैं, ना घर बन सकता है. यानी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं दे आर परफॉर्म ऑन द लैंड. तो अगर लैंड नहीं है तो फिर ह्यूमन का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो हम लोग देखते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स लैंड है. सो लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ आउटर मोस्ट इंपॉर्टेंस. इस बात से हमको ये बात समझ में आती है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई रिसोर्स है तो वो एक लैंड रिसोर्स है, और उसके बिना कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती है, चाहे ह्यूमन एग्जिस्ट भी नहीं करेगा. मान लीजिए कि ह्यूमन एग्जिस्ट पानी में एग्जिस्ट करने लगेगा, उस पर घर बनाकर, लेकिन फॉरेस्ट तो सर्वाइव नहीं करेंगे. फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे. फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे तो हम लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? जो एटमॉस्फेयर में है उसको तो हम लोग ख़त्म कर देंगे. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे अगर लैंड एज ए रिसोर्स ना हो. लैंड इज़ एन एसेट ऑफ फिनाइट मैग्नीट्यूड. इनफिनाइट नहीं है. लैंड जो है वो लिमिटेड है. एक एक लैंड, एक एक इंच लैंड का वो मेजरमेंट के किया हुआ है कि कितना लैंड अर्थ पे है. और बाकी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाकी सीज हो जाती हैं और ग्लेशियर्स हो जाते हैं, तो लैंड जो है वो एक उस फिनिट मैग्नीट्यूड में है, यानी इनफिनाइट नहीं है, वो लिमिटेड है. न वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि स्ट्रेच करके उसको लंबा किया जा सकता है या उसको फैलाया जा सकता है, तो स्ट्रेचेबल भी नहीं है. लैंड जो है जितना है उतना ही है, न बढ़ सकता है और न कम भी हो सकता है. तो लैंड को लेकर सबसे बड़ी बात जो है वो है कि वो एक लिमिटेड मैग्नीट्यूड में है, इनफिनाइट नहीं है, फिनाइट मैग्नीट्यूड में है, यानी कि उसका एक लिमिटेशन है. About 43% ऑफ द लैंड एरियाज इज प्लेन. इसमें से 43 टोटल जो लैंड एरिया है उसका 43% जो है वो
एरिया जो है वो प्लेन है, वो प्लेन के रूप में है, यानी समतल जमीन है, बराबर, है ना, उसमें कोई भी एग्रीकल्चर वगैरह का काम इजीली हो सकता है। तो अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन, बिल्कुल सपाट है जमीन और काफ़ी प्रोडक्टिव है। विच प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर के लिए ये सबसे उपयुक्त जमीन होती है, सबसे अच्छी जमीन मानी जाती है, जो प्लेन्स के रूप में, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया का सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। तो हम ये पाते हैं कि लैंड जो मैदान के रूप में होता है, प्लेन्स के रूप में होता है, वो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है और इंडस्ट्री के दृष्टि से भी वो अच्छा है। अब एक पहाड़ वाले जगह पे जहाँ माउंटेन्स हैं वो ऐसे स्लोपी है, वहाँ पे इंडस्ट्री कैसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है, वहाँ इस्टेब्लिश करने में दिक्कत आएगी। तो प्लेन एरिया हमेशा हर चीज़ को परफॉर्म करने में मदद करता है, लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड है। टोटल लैंड जो है उसका 43% लैंड ही प्लेन्स के रूप में है, मैदान के रूप में, जहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लोग कर सकते हैं। सेकेंड इज माउंटेन अकाउंट्स ऑफ 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री। टोटल सरफेस एरिया जो है उसका 30% जो है वो हम लोग देखते हैं कि वो माउंटेन के रूप में है, माउंटेन के रूप में यानी पहाड़ों के रूप में वो 30% है। एंड इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ फ्यू रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। तो ये एरिया जो है माउंटेन वाला जो एरिया होता है, वो खास करके हम लोग कंट्री में नॉर्थ के साइड में जो माउंटेन्स हैं, हिमालय रेंज जो है पूरा, वो जो है किस चीज़ को परफॉर्म करने में मदद करता है? इट प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, यानी कि ये पर्यटन को बहुत बढ़ावा देता है। वहाँ घूमने फिरने के ठंड में अक्सर लोग प्लेन्स के गर्मी से परेशान होकर लोग हिली एरियाज़ में जाते हैं, तो घूमने फिरने के लिए टूरिज़्म के दृष्टिकोण से, या आप कहिए कि वहाँ पर टूरिज़्म एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी भी देखा जाता है हिली एरियाज़ में। वहाँ के लोग काफ़ी इसका, बहुत सारे मंदिर हैं हमारे, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं इंडिया के जो हिली एरियाज़ में हैं, तो वो एज ए टूरिस्ट प्लेस काम करते हैं। लेकिन वो केवल 30% ही हमारी कंट्री के है, और 25% ऑफ द एरिया ऑफ कंट्री इज़ द प्लेटू रीजन, और बाकी जो 27% लैंड जो है वो प्लेटू के रूप में है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर मध्य प्रदेश से नीचे का इलाका, या मध्य प्रदेश से गंगा जहाँ ख़त्म होती है, ऊपर से नॉर्थ से जब हम साउथ की तरफ चलेंगे और गंगा को पार करेंगे, उसके बाद से प्लेटू का एरिया लगभग शुरू हो जाता है। और कोस्टल एरियाज़ को छोड़ के जो कोस्टल प्लेन्स हैं, कुछ कोस्टल एरिया में प्लेन्स हैं दोनों तरफ, वेस्टर्न साइड में भी और ईस्टर्न साइड में, तो उनको छोड़ के जो बाकी का हिस्सा है वो प्लेटू का एरिया है। पूरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और इधर पूरा सब ले करके तमिलनाडु, केरल वगैरह सब, जितना भी इलाका है साउदर्न, ये सारे आ जाते हैं प्लेटू एरियाज़ में। और ये लैंड एरिया करीब 27% है। तो 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज़ द प्लेटू रीजन। इट हैव रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, और सबसे ज़्यादा मिनरल्स इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो प्लेटू का एरिया है इंडिया का, वहाँ सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज जैसे मिनरल्स, फॉरेस्ट फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें हमारे प्लेटूज़ के एरिया में हैं। माउंटेन एरिया में अधिकतर टूरिज्म जो है वो वहाँ पर ज़्यादा काम करता है, वहाँ के लोगों के लिए भी वो अच्छा वर्क करता है। वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उससे रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड ज़्यादा देखी जाती हैं। और प्लेन एरियाज़ जो है वो इंडस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छा है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों ने ये देखा इस लेक्चर में कि क्यों लैंड एज ए रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा कुछ लैंड से ही रिलेटेड है। ह्यूमन की सारी एक्टिविटीज़ लैंड पे ही होती है, तो इसलिए लैंड का इम्पोर्टेंस ह्यूमन के लिए खास करके वो बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखी कि लैंड जो है
वो एज अ रिसोर्स लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि इन्फिनाइट हो, नहीं, वो फिनाइट मैग्नीट्यूड में पाया जाता है, यानी कि उसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं, और वो सीमाएं ऐसी हैं कि उनको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। जितने लैंड है वो उतना ही है, वो बढ़ेगा नहीं, स्ट्रेचेबल नहीं है, वो बढ़ता नहीं है, वो घटता भी नहीं है, लेकिन वो उतना ही बना रहेगा। और जैसे जैसे ह्यूमन की संख्या तो बढ़ती ही जा रही है, पॉपुलेशन वर्ल्ड का लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन लैंड जो है एज ए रिसोर्स नहीं बढ़ रहा, तो कहीं ना कहीं लैंड पे दबाव आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझने के लिए है, ये लेसन यही इन्हीं बातों पे आधारित है कि रिसोर्सेज जो हैं वो कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं ह्यूमन के लिए। क्योंकि जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करता है तो बिना रिसोर्सेज के डेवलपमेंट संभव नहीं है, और डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का होना जरूरी है। हाँ, टेक्नोलॉजी के मामले में ह्यूमन धीरे धीरे डेवलप करेगा, लेकिन रिसोर्सेज जो भी हैं वो लिमिटेड है। तो टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन रिसोर्सेज को बढ़ाना, एक दो रिसोर्सेज ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे सोलर, विंड, ये सारी एनर्जीज जो है ये बहुत पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन बाकी जो रिसोर्सेज जो लैंड के अंदर से हम लोग निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो बिल्कुल लिमिटेड है। जैसे कोल हो गया या आयरन ओर्स हो गए, और जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे, चाहे फॉलिस फ्यूल है, ये सारी चीज़ें, चाहे फॉरेस्ट है हमारा, ये सारी चीज़ें लिमिटेड है। अब मान लीजिए कि फॉरेस्ट का इतना तेज़ी से कटाई हो रहा है, एक समय आ गया कि फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, और फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे और ह्यूमन जो है चारों तरफ जिस तरह से बड़े बड़े शहरों का विकास हो रहा है, जंगलें काटी जा रही हैं और वहाँ पर नए नए बिल्डिंग्स और कॉलोनीज बन रहे हैं। तो ये कंक्रीट जंगल एक समय आएगा कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, ये सारे फॉरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म होंगे, और जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन लाइफ बिना फॉरेस्ट के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें लिमिटेड हैं, इनके इम्पोर्टेंस को समझना है, तभी आगे का जो भविष्य का जनरेशन होने वाला है, जो आज से 50-100 साल बाद आएंगे जनरेशन्स, उनको बहुत चीज़ फेस करना पड़ सकता है। आज हम लोगों के समय में तो काफ़ी कुछ है, लेकिन जिस तरह से समय आगे बढ़ रहा है, तो आने वाले जो जनरेशन होंगे उनको बहुत सारा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और सोशल प्रॉब्लम्स, सारे प्रॉब्लम्स इन रिसोर्सेज के चलते देखने को मिलेंगे। तो इनको बिल्कुल कंजर्व करके, बिल्कुल सुरक्षा के साथ इनका उपयोग होना चाहिए, नहीं तो समस्याएं खड़ी होंगी। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा कि लैंड एज ए रिसोर्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, और इसके क्या लिमिटेशंस हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।